अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा अपना मुख्तसर तारुफ करा दूँ। मैंने एज अ फैमिली प्रैक्टिशनर पाकिस्तान में काम किया, ईरान में काम किया और फिर अब मैं अमेरिका में, जहाँ कई साल से मुकीम हूँ, एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। यानी ज़्यादातर मेरा काम जो है वो इन्फेक्शस डिजीज़ और प्रिवेंटिव साइड पर है। तो और यही सबब बना मेरा कि मैं ये चैनल बनाऊं और आपको इन डिजीज़ के मुतालिक जो है और आगाही दूं और ज़्यादातर प्रिवेंटिव साइड के मुतालिक बात करूं। तो चलें शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसे हम मुख्तसर तौर पर IBD भी कहते हैं। IBD के अंदर दो डिजीज आती हैं, याद रखें। जब भी हम IBD की बात करेंगे यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करेंगे तो इसमें दो डिजीज शामिल हैं। एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी क्या है, क्रॉन्स डिजीज। IBD जो है ये वर्ल्ड की बहुत ही कॉमन डिजीज है। यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो नंबर 1 ये डिजीज है जो सामने आती है, लोगों में पता चलता है हमको। तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, हम इसके कॉजेस के मुतालिक बात करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसलिए कि मैंने इन तमाम मालूमात को, जो कि बहुत डिटेल हैं, उनको चाहा है कि बहुत मुख्तसर तौर पर आपको बता सकूं। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके कॉजेज़ के मुतालिक अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि जो ग़िज़ाएँ हैं या स्ट्रेस है वो इसका कॉज है, इसका सबब है। लेकिन जब बाद में और रिसर्च की गई तो पता चला कि ये उसको बढ़ा तो सकते हैं, ट्रिगर तो कर सकते हैं, लेकिन ये उसका असल कॉज नहीं है। तो फिर बाद में और रिसर्च से पता चला कि भाई एक सबब इसका क्या है कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना। जी, हमारा जो इम्यून सिस्टम या जिसे क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं, वो अगर सही तौर पे काम ना करे तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। लेकिन जब भी कभी कोई वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ फाइट करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम फाइट तो कर रहा है उन बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ, लेकिन ये अपने ही यानी हमारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के खिलाफ भी फाइट कर रहा है, जो इस बीमारी का सबब बनना या बन सकता है। अच्छा, अब जो है उसका दूसरा जो सबब हो सकता है वो क्या है, जीन्स जो हैं, जो हमारी जिस्म में जीन्स होती हैं उनका म्यूटेशन, यानी जीन्स जो है पहले इस फॉर्म में थी, फिर वो उसका फॉर्म चेंज हो गया, म्यूटेट कर लिया जीन ने, ठीक है। और इसका एक और जो सबब है जो बहुत अहम भी हो सकता है वो है फैमिली हिस्ट्री। जी, अगर आपकी जो फैमिली में यानी क्लोज रिलेटिव्स जो हैं, बिल्कुल ही फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं, माँ बाप, बहन भाई, बच्चों में अगर ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के मुतालिक। देखें, सबसे पहला जो है एज। देखें, ये जो डिजीज़ है IBD, ये यंग एज ग्रुप के लोगों में होती है। आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं ओल्ड एज में होती हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में, लेकिन ये बीमारी जो है ये 30 साल से कम उम्र के लोगों में देखने में आई है। लेकिन 50 और 60 साल के लोगों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं उनकी उम्र देखी गई है वो 30 साल से कम उम्र के थे। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, बड़ा काउंट करती है। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर ये बीमारी है तो आपको होने के ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद है स्मोकिंग। देखिए, स्मोकिंग जो है एक रिस्क फैक्टर बहुत सारी बीमारियों का है, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। और यहाँ पर भी जो रिसर्च ने साबित किया है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में बड़ा रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग साबित हुआ है। तो स्मोकिंग जो है एक, इसको क्विट करना चाहिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और उनको समझना चाहिए कि इसके क्या मुज़र असरात हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनसेड या नॉन स्टीरॉयडल
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो एनसेड्स होती हैं इनमें क्या मेडिसिन शामिल है आप जानते हैं। ब्रूफेन बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान, इंडिया में। यहाँ पर भी आइबुप्रोफेन के नाम से इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एडविल के नाम से भी आती है, मोट्रिन के नाम से भी आती है, और नेप्रोक्सेन या डाइक्लोफेनेक। तो याद रखें ये दवाएं जो लोग इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी ये नहीं कि 2-3 रोज के लिए इस्तेमाल किया। जब भी कोई सर में दर्द हुआ ब्रूफेन ले लिए, जब भी कुछ ज़रा सा कमर में दर्द हुआ ले लिए। तो अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए या मुतवातिर ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे तो आप में आईबीडी का खतरा बढ़ जाएगा। और अगर आप में पहले ही से आईबीडी है तो क्या करेगा, ये उसको एग्जेजरेट कर देगा और इसकी बीमारी की शिद्दत में इजाफा कर देगा। तो ख्याल रखें कि इन दवाओं से जहां तक परहेज मुमकिन है वो परहेज करें। अब हम बात करेंगे आईबीडी की क्या क्या अलामात होती हैं। देखें इसकी अलामात इस पर डिपेंड करती हैं कि इसकी इन्फ्लेमेशन कितनी सीवियर है और ये कहाँ पर है। और इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है कि सोजिश जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको हम माइल्ड डिजीज़ भी कहते हैं कभी, और ये सीवियर डिजीज़ भी हो सकती है। तो इसमें ख़ास बात देखने को मिलती है कि कभी ये एक्टिव बीमारी के तौर पर आपको नज़र आती है और जिसने मरीज़ को शदीद नौयत की अलामात होती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस अलामात की वजह से। और कभी क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये पीरियड गुजर जाता है तो ये बीमारी रिमिशन में आ जाती है। रिमिशन का मतलब यह है कि अब वो बीमारी की वो शिद्दत नहीं रही, यानी पहले एक्टिव बीमारी रही, उसके बाद फिर ये कुछ दिनों के बाद ये रिमिशन शुरू हो गया, फिर ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारी अप एंड डाउन होती है, ये याद रखें। ये ऐसा नहीं होता कि शिद्दत बरकरार रहे, कुछ दिनों के बाद दवाओं चीज़ों से शिद्दत में कमी आ जाती है। तो देखें इसकी अलामात जो हैं, ये अब जो ये अलामात मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों बीमारियों में होती है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज यानी आईबीडी की ये अलामात हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे डायरिया होता है, ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डायरिया होता है उसमें ब्लड आता है स्टूल के अंदर। जी, 90% से ज़्यादा लोगों में जो है जो ब्लड आता है स्टूल में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं। उनमें म्यूकस भी हो सकता है, पस भी हो सकता है। और ये आमतौर पे कब दिखा गया है? ज़्यादातर रात के औकात में दिखा गया है। तो अगर ऐसा हो तो ये कौन सी बीमारी है? अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है। और इसमें फिर जाहिर बात है एनीमिया भी हो जाएगा जब इतना ब्लड लॉस है आपको तो। और लेकिन अगर ये क्रॉन्स डिजीज है तो उसमें ज़्यादातर केसेस में वाटरी डायरिया होता है। तो यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है, समझने की बात है कि अगर ब्लड और पस और म्यूकस मिला हुआ आ रहा है बहुत ज़्यादा तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और अगर ये वाटरी डायरिया है तो ये क्रॉन्स डिजीज होगी। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। अच्छा, थकावट, देखें दोनों बीमारियों में थकावट हो जाती है। क्यों थकावट होती है? एक तो वैसे ही आदमी का जो निज़ाम है चल रहा है वो तकलीफ में, वो खा पी नहीं रहा, उसमें एनर्जी नहीं आ रही, थकावट महसूस हो रही। और अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो उसमें तो ब्लड लॉस भी है, और जब ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? एनीमिया, और जब एनीमिया होगा तो क्या होगा? थकावट महसूस करेंगे आप। उसके बाद एक बहुत अहम अलामत जो कि इन दोनों बीमारियों में मिलती है वो है पेट का दर्द और पेट में मरोड़। ये बहुत शदीद नौयत का होता है, ख़ासतौर पे जब बीमारी एक्टिव फॉर्म में हो तो लोगों को देखा गया वो शदीद शिकायत करते हैं कि सख्त पेट में दर्द है। इसके बाद क्या है? भूख नहीं लगती। ठीक है, जब आदमी बीमार होता है तो आमतौर पर भूख नहीं लगती, लेकिन यहाँ लोग शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब कई अरसा हो गया, अब जो ऐसा मैं खाता था वैसे नहीं खा पा रहा हूँ, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती। अब जब ज़ाहिर बात है भूख नहीं लगेगी, आदमी नहीं खाएगा तो क्या होगा? वज़न कम हो जाएगा। जो वज़न 1 महीने 2-3 महीने पहले हमने देखा था जब ये मरीज़ हमारी क्लिनिक में आया था, और अब देखते हैं क्या हो गया, भाई बहुत कमज़ोर भी लग रहा है और वज़न भी कम हो गया। बुखार, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसके साथ साथ कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो जाए तो इनमें बुखार की शिकायत भी हो सकती है। तो ये जो अलामात हैं इनको याद रखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा डायरिया में आपको
डिफरेंस भी बताया कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायरिया कैसे होगा और जो क्रॉन्स डिजीज का डायरिया में क्या फ़र्क है। देखिए, अब तक जो हमने बात की है वो आईबीडी के मुतालिक, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ के मुतालिक, जिसमें इनके क्या कॉजेज़ थे, इनके क्या रिस्क फैक्टर्स थे और इनकी क्या अलामात थी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों बीमारियों में क्या फ़र्क है और मैं यहाँ पर मुख्तसर तौर पर इन दोनों बीमारियों के मुतालिक आपको बताऊँगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये बड़ी आंत को मुतासिर करती है, जिसमें कोलन और रेक्टम शामिल है। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत की इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है और अल्सर्स बन जाते हैं। याद रखें, सोजिश के साथ यहाँ अल्सर्स बन जाते हैं और बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। इसके बाद क्रॉन्स डिजीज़ है। क्रॉन्स डिजीज़ जो है ये आम तौर पर ज़्यादातर जो है ये छोटी आंत को मुतासिर करती है और ज़्यादातर केसेस मिलते हैं जिनमें जो छोटी आंत है ये मुतासिर है, लेकिन ये बड़ी आंत को भी मुतासिर कर सकती है, ये हमारे इसोफेगस को और स्टमक को भी मुतासिर कर सकती है। लेकिन याद रखने के पर्पज़ के लिए ये याद रखें आप कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत को मुतासिर करती है, कोलन और रेक्टम को, और क्रॉन्स डिजीज जो है वो छोटी आंत को मुतासिर करती है। अब हम बात करेंगे इनकी कॉम्प्लिकेशंस के मुतालिक, यानी आईबीडी की कॉम्प्लिकेशंस, जो कि दोनों बीमारियों में कॉमन देखने में आती है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और क्रॉन्स डिजीज में भी ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उनमें जो है कोलन कैंसर। देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आपको पता ही है, ये बड़ी आंत को मुतासिर करता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो लोग होते हैं उनमें कोलन कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं कि उनमें जो तब्दीलियाँ हुई उनकी बड़ी आंत में, कोलन और रेक्टम में, वो आगे जाकर कैंसर का सबब बन सकते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ जो कि आमतौर पर मैंने बताया कि छोटी आंत को मुतासिर करती है। जी, बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको याद है। तो क्रॉन्स डिजीज़ जो है जो छोटी आंत को मुतासिर करती है, आमतौर पर बड़ी आंत को नहीं करती, लेकिन बड़ी आंत को भी कर सकती है। अगर ये बड़ी आंत को भी मुतासिर करेगी तो उसमें भी ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में हो सकती हैं, तो उनमें भी कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो कोलन कैंसर एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन दोनों बीमारियों की, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा और क्रॉन्स डिजीज में कम। अब इसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस बीमारी के साथ साथ, यानी डिजीज तो है आपके कोलन में, आपकी बड़ी आंत में, आपकी छोटी आंत में, लेकिन क्या आईबीडी क्या कर सकती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके जो है आईज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आपके जॉइंट्स में। तो आमतौर पे इस बीमारी के साथ जो हमने देखा है, अगर आईज में इन्फ्लेमेशन होती है तो यूविया इन्वॉल्व होता है, स्क्लेरा इन्वॉल्व होता है, तो उसे यूवियाइटिस कहते हैं और एपिस्क्लेराइटिस ये कहलाती है ये बीमारी अगर आई में हो। अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें तो उसको क्या कहेंगे, यानी इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की है तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और ये एक बीमारी जिसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, खास तौर पे उन लोगों में जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है। देखें, कई ऐसी दवाएं हैं जो इन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो करना पड़ता है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब बीमारी फ्लेयर अप हो, जब बीमारी बहुत एक्टिव नौयत की हो। तो जाहिर बात है मरीज़ को काम डाउन करने के लिए, उसकी जो अलामात हैं उनको कम करने के लिए आमतौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो ये भी देखना होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जो बोन्स हैं आपकी ब्रिटल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लंबे अरसे तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल हुए हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए, जब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस और ब्लड प्रेशर का बढ़ना शामिल है। इसीलिए जो मरीज़ हमारे पास आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, जो क्लिनिकों में जाते हैं, तो डॉक्टर्स खास तौर पे ये देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, उनमें उनकी बोन्स की डेंसिटी नॉर्मल है, बोन की डेंसिटी में कोई कमी तो नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर बात ये मजबूरी भी होती है कि जब ये डिजीज फ्लेयर अप होगी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही एक बड़ी अहम दवा है जो कि इस के फ्लेयर अप होने में
और इसकी शिद्दत को कम करने के लिए दी जाती है। इसके बाद एक कंडीशन होती है लिवर में जिसे कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कंडीशन होती है तो इसमें जो बाइल डक्ट होती है उसमें क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है। और जब स्कारिंग होती है तो वो बाइल डक्ट नैरो हो जाएगी, और जब नैरो होगी तो वो बैक प्रेशर करेगी लिवर में, और इस बैक प्रेशर की वजह से लिवर क्या होता है, बहुत सीवियरली डैमेज हो जाता है। तो लिवर जब डैमेज होगा तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद ब्लड क्लॉट्स, तो ये आईबीडी जो है ये बीमारी चांसेस बढ़ा देती है कि आपकी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड क्लॉट्स हो। इसके बाद क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन। ये आईबीडी का एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो आप समझ सकते हैं कि क्यों। वो इसलिए कि डायरिया हो रहा है आपको। अगर सीवियर डायरिया होता रहेगा तो क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये भी इसकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। देखें, अभी तक हमने बात की है कॉम्प्लिकेशंस की, आईबीडी की कॉमन, दोनों डिजीज के मुताल्लिक। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और क्रॉन डिजीज की क्या हो सकती है। तो पहले बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन के मुताल्लिक। कोलन कैंसर मैं बता चुका हूँ, इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इसके बाद क्या है, टॉक्सिक मेगा कोलोन, यानी कोलन जो है हमारा वो वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और डिस्टेंड हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इसके बाद क्या है, परफोरेशन ऑफ अल्सर, यानी इस कोलन में जो कि मेगा कोलन बन चुका है, बड़ा हो चुका है, डिस्टेंड हो चुका है, उसमें परफोरेशन हो सकता है, उसमें सुराख हो सकते हैं। तो ये तीनों जो है बड़ी ख़ास स्पेसिफिक हैं, कोलन कैंसर, टॉक्सिक मेगा कोलन और परफोरेशन ऑफ कोलन। अब हम बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के मुताल्लिक, यानी क्रॉन्स डिजीज़ जो है ख़ास तौर पे ये क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मुकाबले में क्रॉन डिजीज़ जो है ये आंत की जो लाइनिंग है उनकी फुल थिकनेस को मुतासर करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है। जब नैरोइंग हो जाएगी आपकी आंत में तो खुराक आगे नहीं बढ़ पाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है सर्जन के पास रेफर करते हैं, तो वो पोर्शन जिसमें बड़ी नैरोइंग हो गई, स्कारिंग हो गई, उस पोर्शन को निकाल दिया जाता है ताकि खुराक का जो बढ़ने का अमल है वो ना रुक पाए। ठीक, इसके बाद जो है मेल न्यूट्रिशन होती है, यानी ग़िज़ाई कमी। ग़िज़ाई कमी, देखें यहाँ पर ये बात, या चूंकि आपने याद रखा है, मुझे खुशी है कि आपको पता है कि क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो छोटी आंत को इन्वॉल्व करती है। अब आप ये समझें कि ग़िज़ाई कमी किस तरह से होती है। देखें, हमारा जो निज़ाम हाज़मा है इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा वाइटामिन, तमाम चीज़ें कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, छोटी आंत से। जब छोटी आंत मुतासर होगी क्रॉन डिजीज़ की वजह से तो क्या होगा, हमें ग़िज़ाई कमी होगी, हमें कमज़ोरी होगी, ठीक, हमारा वज़न कम होगा, इसलिए कि हमारे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो छोटी आंत से एब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ क्रॉन डिजीज़ है। इसमें जैसे ख़ास तौर पे आयरन और विटामिन, ये छोटी आंत से जब सही तौर पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, B12 की वजह से डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया क्या कहलाता है, खून की कमी होगी। जब खून की कमी होगी तो थकावट, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ये अलामात मिलेंगी। देखिए, चूँकि क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो आंत की पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व करती है, इसीलिए क्या करती है, एक फिस्टुला बना देती है। फिस्टुला किससे कहते हैं, ये कनेक्शन बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है आंत के दरमियान और जिस्म के दूसरे पार्ट्स के दरमियान। या अगर आमतौर पे ये देखा गया कि ये कहाँ बनता है, ये एनस के करीब, या जिसे मगध भी कहते हैं, तो वहाँ पर ये फिस्टुला बनता है जिसे पेरिएनल फिस्टुला कहते हैं। एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि फिशर क्या है, ये स्किन का एक टियर होता है जो कि एनस के करीब होता है या मकद के करीब होता है। इसमें क्या होता है, ये एक टियर हो जाता है जिसे एनल फिशर कहते हैं। और जब पेशेंट जो हैं क्रॉन डिजीज़ के जब स्टूल करने जाते हैं, जब उनको हाजत होती है स्टूल पास करने की, तो उनको बहुत सख्त तकलीफ होती है, क्योंकि एनस के करीब ही तो ये फिशर बना हुआ जहाँ टियर था, तो एनल टियर को
फिशर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आईबीडी की जो तशखीस है या डायग्नोसिस है वो किस तरह से की जाती है। तो नंबर 1 क्या है? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं? सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी। ये जो है हमको ये बताते हैं कि इस अंदर जो इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन है कितना ज़्यादा है। इसके बाद क्या है दूसरा? नंबर 2 कोलोनोस्कोपी को देखें। जैसा मैं पहले बता चुका हूं और आपको याद है कि कोलोनोस्कोपी जो है कोलन को देखने के लिए किया जाता है कि कोलन के अंदर की सूरत हाल क्या है, डिजीज कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, अल्सर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये ज़्यादातर जो है केसेस में फ़ायदा करता है किनमें? जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्योंकि वो बड़ी आंत को इन्वॉल्व करता है। और कोलोनोस्कोपी जो है वो आमतौर पे बड़ी आंत के लिए की जाती है। इसके बाद जो है नंबर 3 क्या है? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन। देखें, अब याद है कि क्रॉन डिजीज जो है वो छोटी आंत को इन्वॉल्व करती है, जो कि हमारे बड़ी आंत के ऊपर होती है, या आपके इसोफेगस या मैदे को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो इसको देखने के लिए कोलोनोस्कोपी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती, तो क्या करते हैं? एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी जो है एक यहाँ से कैमरा डाला जाता है जो मैदे के जरिए नीचे जाता है छोटी आंत में, और उन पिक्चर्स को लेता है ताकि ये देखे कि कहाँ लीजन है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। और इसके साथ साथ एंडोस्कोपी के साथ साथ सीटी स्कैन भी करते हैं यहाँ पर। तो वो ये बताता है कि भाई इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट इन्वॉल्व है। नंबर 4 स्टूल। स्टूल जो है इसमें एक खास टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है फीकल कैलप्रोटैक्टिन टेस्ट, जो ये बताता है कि इन्फ्लेमेशन की क्या नौइयत है या इन्फ्लेमेशन किस हद तक बॉडी में मौजूद है। देखिए, अब हम ट्रीटमेंट के मुतालिक बात करेंगे। डॉक्टर्स का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि पेशेंट्स की अलामात में कमी आए और उनके अल्सर्स हील हों। तो इसको 2 तरीके से मैंने डिवाइड किया, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट है और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जी जनाब। तो यानी सिम्टोमेटिक का मतलब ये कि आपको डायरिया हो रहा है तो डायरिया के लिए दवा दें, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है वॉमिटिंग के लिए दें, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आईवी ड्रिप दें ताकि हाइड्रेशन बरकरार रहे। इसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन। जाहिर बात है पूरी आंत में इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आमतौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिनमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, और दूसरी दवाएं भी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और इनमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो सल्फासेलाजिन होती है और मेसेलामिन जो है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइन की जो सोजिश है उसको कम करती हैं। इसके बाद देते हैं एंटी स्पाज्मोडिक्स ड्रग, यानी जो मरोड़ उठ रही पेट में आपके बहुत, जिसकी वजह से आप शरीर बेचैनी में है, बड़ी अलामत भी है, तो उसको कम करने के लिए डाइसाइक्लोमिन देते हैं आमतौर पे। इसके बाद एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं कि अगर कभी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स देना पड़ती है, और एंटीबायोटिक्स में जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो है मेट्रोनाइडाजोल, या जिसे फ्लैजिल के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, या और दूसरी जो एंटीबायोटिक्स है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके बाद सोथिंग करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए इंटेस्टाइन को, और अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? सक्रेलफेट का सस्पेंशन। जी, सक्रेलफेट का सस्पेंशन आता है जो अल्सर्स जो कोट कर देता है और अल्सर से बचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। जी, कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? देखें, ये भी इन दोनों डिजीज में मुख्तलिफ होता है। क्रॉन डिजीज में जिसमें स्ट्रिक्चर बन जाता है, फिस्टुला बन जाता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनमें सर्जरी की जा सकती है, और सर्जन करते हैं अगर अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ आएँ तो अगर कैंसरस हो जाता है कोई भी पार्ट जो बड़ी आंत का, तो क्या किया जाता है? कोलेक्टोमी या हेमीकोलेक्टोमी की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपकी मालूमात में भी इजाफा किया होगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये मालूमात मुफीद थी तो आप इसको अपने दोस्तों और फैमिली सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें।
मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। आप इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।